हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, जो कि आपको कम्युनिटी हेल्थ में, माइक्रोबायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में, एफओएन में, एमएसएन में और बहुत नर्सिंग फील्ड में बहुत जगह काम आने वाला है इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है, फर्स्टली इसका डिस्कवर्ड किया गया था। इम्यूनिटी वर्ड कहाँ से आया था, फर्स्टली किसने दिया था? जो इम्यूनिटी वर्ड है, दो साइंटिस्ट थे, इनरिल्च एंड मैचनिकॉफ, जो कि स्टडी कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के ऊपर। इनरिल्च एंड मैचनिकॉफ किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन। जब ये फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के ऊपर वर्क कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने फर्स्टली इम्यूनिटी वर्ड डिस्कवर किया था। कब किया था? 1909 में इनरिल्च एंड मैचनिकॉफ ने फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन की स्टडी करते टाइम जो इम्यूनिटी है वो वर्ड डिस्कवर किया था, फर्स्टली यूज़ किया था। तो इनको 1909 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के लिए। इसके बाद में 1919 के बाद में 1919 में एक अदर वैज्ञानिक है बॉर्डेट, उन्होंने भी दोबारा से इम्यूनिटी वर्ड को यूज़ में लिया था। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी वर्ड है, उसका मीन क्या होता है? कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? दो जिन्होंने पहले फर्स्टली डिस्कवर किया था इम्यूनिटी वर्ड को, इनरिल्च एंड मैचनिकॉफ 1919 में, 1909 में, और उनको फिजियोलॉजी ऑफ स्टडी के लिए, फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन की स्टडी के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सेकेंडली 1919 में बॉर्डेट नामक वैज्ञानिक ने इम्यूनिटी वर्ड को दोबारा से यूज में लिया। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी है वो होती क्या है? द इम्यूनिटी टर्म मीन्स एबिलिटी ऑफ बॉडी to resist against any kind of foreign material। तो जो इम्यूनिटी है, द इम्यूनिटी टर्म मीन्स ability of body against any kind of foreign material, foreign material foreign body, foreign substance, foreign material। तो foreign material क्या हो सकता है? like बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, प्रोटोजोआ एंड etc। जो इम्यूनिटी है, द इम्यूनिटी टर्म मीन्स एबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बॉडी, फॉरेन सब्सटेंस। जो क्या क्या हो सकते हैं? फॉरेन यानी कि विदेशी मटेरियल, पदार्थ।
जो बाहर से आने वाले पदार्थ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, फॉरेजन बॉडी हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, लाइक एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ etc। अब हम बात करते हैं कि ये टर्म है, इसका मीन है एबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेजन मटेरियल। सो वी कॉल इम्यूनिटी टू डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो अदर नेम ऑफ इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। सो बी कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इम्यूनिटी को, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेजन मटेरियल बॉडी सबस्टांस। कि बॉडी की जो क्षमता है, एबिलिटी ऑफ बॉडी की जो क्षमता है अगेंस्ट, खिलाफ, विरोध, एनी काइंड ऑफ फॉरेजन मटेरियल, जो बाहर से आने वाले मटेरियल हैं, बॉडी हैं, सबस्टांस हैं, उनके खिलाफ बॉडी की एबिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इम्यूनिटी में ससेप्टिबिलिटी का मेनली जो ससेप्टेबल यानी कि आशंकित, ससेप्टेबल मीन्स होता है आशंकित, किसी चीज़ के लिए आशंका ज़्यादा होती है तो ससेप्टिबिलिटी अगर किसी की ज़्यादा होगी तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी। ये ससेप्टिबिलिटी और इम्यूनिटी हैं एक दोनों के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी किसी की तो इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, यानी कि इम्यूनिटी कम होगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जैसे कि लाइक एज अस्थमा पेशेंट है, वो मोर ससेप्टिबल होगा डस्ट से देन नॉर्मल पर्सन। जो अस्थमा वाला पेशेंट है मोर ससेप्टिबल टू डस्ट देन नॉर्मल पर्सन। ससेप्टिबिलिटी का समझ में आया। ससेप्टेबल अगर कोई चीज़ की आशंका होना, ससेप्टेबल होना, तो ससेप्टिबिलिटी जिस पर्सन की ज़्यादा होगी किसी चीज़ के लिए उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कम होगी। अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है ससेप्टिबिलिटी कम होगी, ससेप्टिबिलिटी कम है इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। ये दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि अस्थमा वाला पेशेंट है मोर ससेप्टिबल होगा डस्ट, धूल से, किसकी तुलना में, नॉर्मल पर्सन की तुलना में। अब हम बात करते हैं एक चीज़ के बारे में और, अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी को क्या नाम देंगे, ये और बताना है मुझे थोड़ा सा। जो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम अगर हम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द साइंस ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इम्यूनोलॉजी, the branch of science that deals with immune system। विज्ञान की वह शाखा
जो किसकी स्टडी करवाती है, दैट डील्स विद इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम की स्टडी करवाती है, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बताई दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम एंटीजन के बारे में कि एंटीजन क्या होते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे और काम में आने वाले भी हैं। जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते हैं वे सब्सटेंस हैं, वे फॉरेन मटेरियल हैं। एंटीजन these are the substance that stimulate our body immune system। जो एंटीजन है ऐसे सब्सटेंस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं किसको, अवर बॉडी के इम्यून सिस्टम को, एंड प्रोड्यूस या क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन या सब्सटेंस। सब्सटेंस में केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं सब्सटेंस, यानी कि कारक हैं, ऐसे पदार्थ हैं। तो जो एंटीजन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट अवर बॉडी इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस और क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। यानी कि खुद सब्सटेंस के अगेंस्ट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडी क्रिएट करवा रहा है, वे सब्सटेंस एंटीजन कहलाते हैं। और जो एंटीजन होते हैं वो टाइप्स में दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन होते हैं वो टाइप में दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो एंटीजन्स हैं वो टाइप में दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कंप्लीट एंड सेकेंड इनकम्प्लीट। टाइप्स ऑफ एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन। जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं वो कैपेबल होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के कैपेबल होते हैं जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं। और जो इनकम्प्लीट एंटीजन हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इनमें एक डिफरेंस तो हो गया। और जो एंटीजन होते हैं, कंप्लीट एंटीजन होते हैं कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी, कैपेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। यानी कि जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने और एंटीबॉडी बनाने के लिए, कैपेबल टू इंड्यूस बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए सहायक होते हैं, कंप्लीट एंटीजन होते हैं। और जो इनकम्प्लीट एंटीजन हैं वो आपके नॉट कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी तो जो इनकम्प्लीट एंटीजन हैं ये एंटीबॉडी तो बनाएंगे लेकिन स्पेशली वर्क करेंगे एंटीबॉडी के अगेंस्ट। जो स्पेशल एंटीजन, जो इनकम्प्लीट एंटीजन हैं वो स्पेशल एंटीजन हैं एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए। और ये
दूसरा पॉइंट लिखाया था हमने, कैपेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। जो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, अनएबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं, अनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं किस चीज़ में, स्टिमुलेट, उत्तेजित करने में। तो अगर स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है इम्यून सिस्टम का, तो एंटीबॉडी से लड़ने के लिए यहाँ या तो स्पेशल एंटीबॉडी बनाने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी एंटीजन की, इनकम्प्लीट एंटीजन की। जो टाइप ऑफ एंटीजन है इनकम्प्लीट, वो अनेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम बट रेस्पॉन्स अगेंस्ट, बट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीबॉडी। क्योंकि अनेबल टू स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, तो एंटीबॉडी जो बनेगा उसके खिलाफ जो रेस्पॉन्स है इनकम्प्लीट एंटीजन का, वो स्पेसिफिक होगा। लाइक है, जैसे कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस देख सकते हो, जैसे कि हेप्टन, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हेप्टन, ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है। C7 ये केमिकल कंपाउंड है, C7H14। हेप्टन है, ये केमिकल कंपाउंड है, ये इनकम्प्लीट एंटीजन की तरह ही वर्क करता है कि अनेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम बट स्पेशल रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीबॉडी। अगर ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा है तो ये नॉन इम्यूनोजन, ये हो जाएगा इम्यूनोजन। और जो हेप्टन होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, ये साइज में स्मॉल होता है, स्मॉल साइज का। कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं, कैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी, तो इनको क्या बोल सकते हैं, इम्यूनोजन्स। कैपेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, ये हो गए आपके कंप्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन, सेकेंड टाइप ऑफ एंटीजन, ये होते हैं अनेबल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, नॉन इम्यूनोजन बट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीबॉडी। बट ये एंटीबॉडी के खिलाफ एक अपना स्पेसिफिक एक्शन रखते हैं या रेस्पॉन्स रखते हैं, लाइक एज हेप्टन, ये केमिकल कंपाउंड है C7H14, ये स्मॉल इन साइज होता है, साइज में स्मॉल होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटीजन्स, कि एंटीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कारक क्या क्या हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन, जो फैक्टर्स एंटीजन को अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या हैं। पहला फैक्टर होगा आपका फॉरिजनेसिस, फॉरिजनेसिस मैंने आपको बताया था कि बाहरी सब्सटेंस होंगे, बाहरी मटेरियल होंगे, तो एंटीजन है ऐसे सब्सटेंस हैं, केमिकल कंपाउंड हैं जो कि
एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी क्रिएट करने का काम करते हैं। तो जो इनको इफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं एंटीजन को, वो पहला होगा फॉरिजनेसिस, यानी कि बाहरी पदार्थ, बाहरी सब्सटेंस, यानी कि बॉडी से बाहर का होना ज़रूरी है। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर होगा इसका साइज, जो एंटीजन का साइज है वो साइज में स्मॉल है और लार्ज है। जो एंटीजन है साइज में स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स का बना है। जो एंटीजन का साइज है वो स्मॉल मॉलिक्यूल से या लार्ज मॉलिक्यूल से बना है। थर्ड अफेक्टिंग फैक्टर होगा इसका नेचर, कि जो एंटीजन है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, केमिकल नेचर है, यानी कि जो एंटीजन है वो आपका प्रोटीन से बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है या फिर लिपिड से बना हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन कि इसका नेचर कैसा है, केमिकल है, किसी केमिकल से बना हुआ है, लाइक एज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड। ये चीज़ें भी फॉरिजनेसिस, साइज की जो एंटीजन है कहाँ का, खुद बॉडी का है या बाहर का है। फॉरिजनेसिस जो एंटीजन है वो अंदर का है खुद बॉडी का या फिर बाहर से है। साइज कि जो एंटीजन का साइज है वो स्मॉल है या लार्ज है, स्मॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ है या लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। नेचर कि उनकी प्रकृति कैसी है एंटीजन की, केमिकल है, प्रोटीन से बना हुआ है या नॉन केमिकल है या पॉलीसैकेराइड है या लिपिड है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन हमने पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे छोटा सा एंटीजन के बारे में। एंटीजन होते क्या हैं, एंटीजन तो हमने देख लिया, एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी होते क्या हैं। एंटीबॉडी मैंने अभी एंटीजन पढ़ाया था कि ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, क्या बनाने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी है वो एक रेस्पॉन्स है अगेंस्ट किसके, एंटीजन के। तो एंटीबॉडी है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से किसके अगेंस्ट बनते हैं, एंटीजन के। तो एंटीबॉडी इज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी है रेस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का, रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट एंटीजन। किस लिए, टू रेसिस्ट entering the एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो हमारे सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG
लिखा हुआ मिलेगा आपको आपकी बुक्स में, आपके फर्दर जब आप नर्सिंग फील्ड में आ ही गए हो तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ऐसा लिखा हुआ मिलेगा IG। जो सीरम प्रोटीन होती है, जो सीरम प्रोटीन होती है वो आपकी 20 से 25% 20 से 25% होती है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं IG। और एंटीबॉडी है क्या? रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एंटीजन टू रेसिस्ट एंटरिंग द एंटीजन। कि जो एंटीबॉडी है वो क्या है? रेस्पॉन्स है अगेंस्ट, किसका रेस्पॉन्स है? इम्यून सिस्टम का। अगेंस्ट किसके खिलाफ है? एंटीजन के। टू रेसिस्ट रोकने के लिए, एंटरिंग द एंटीजन, एंटीजन को रोकने के लिए। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या, किससे बनी हुई होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन से, IG। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ पाई जाती हैं? सीरम प्रोटीन में। और सीरम प्रोटीन कितनी होती है? 20 से 25% ऑफ टोटल। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडी। हमने वहाँ बात कर लिया एंटीजन के बारे में, अब बात करेंगे एंटीबॉडी के टाइप के बारे में। शॉर्ट बात करेंगे, छोटा सा, कि वहाँ भी कंप्लीट एंटीजन था, यहाँ भी कंप्लीट एंटीबॉडी, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। 2 टाइप्स का ही होगा। जो एंटीबॉडी है इसके टाइप्स भी 2 हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट में आ जाएगा आपका, जो कंप्लीट एंटीजन है साइज में लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज। कैसे होते हैं? साइज में लार्ज। और जो इनकम्प्लीट होते हैं स्मॉल इन साइज। जो कंप्लीट एंटीबॉडी है वो क्या होंगे? साइज में लार्ज होंगे। और जो एंटीबॉडी होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वाई शेप होता है, वाई शेप। इसके बारे में आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा या बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल सकता है, न्यूट्रिशन में भी मिल सकता है। जो एंटीबॉडी होते हैं स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? वाई शेप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये हो गया आपका एंटीबॉडी और एंटीजन का थोड़ा छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। अब हम इम्यूनिटी के बाद इम्यूनिटी पे ही आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मैंने अदर वर्ड क्या कहा था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था इम्यूनिटी का अदर नेम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी या इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप्स की होती है इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फर्स्ट स्पेसिफिक, सेकेंड नॉन स्पेसिफिक। आपने 12th में 10th में पढ़ा होगा इन्नेट और एक्वायर्ड, इन्नेट और एक्वायर्ड। तो अदर नेम क्या हो गया? इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक नाम क्या हो गया? स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको मैं नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकता हूँ, नेचुरल इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। और आपका जो एक्वायर्ड है इसको मैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।
या फिर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अब हम बात करते हैं इन्नेट के बारे में कि जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं इन्नेट और एक्वायर्ड। सॉरी मैंने ये जो इनका चेंज फर्स्ट नंबर वाला सेकंड नंबर वाला, क्योंकि ये बर्थ से प्राप्त होती है इस वजह से फर्स्ट नंबर पे इन्नेट इम्यूनिटी। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो नॉन स्पेसिफिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एक जो पॉइंट है इम्यूनिटी के टाइप के बारे में, नॉन स्पेसिफिक, जो इसका एक्शन है, वर्क है, वो नॉन स्पेसिफिक रहेगा, जर्नल रहेगा। इन्नेट, इन्नेट मीन्स होता है जन्मजात। जन्मजात, अगर जन्मजात है तो हेरिडेटिक, आनुवांशिक होगा, कि हमें अपने माता पिता से प्राप्त होगा। जो इन्नेट इम्यूनिटी है या कोई भी चीज़ है इन्नेट है, वो जन्मजात हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है। नेचुरल इम्यूनिटी ये प्राकृतिक इम्यूनिटी है बॉडी की, ये खुद बॉडी की इम्यूनिटी है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। तो हम बात करेंगे अभी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। टाइप ऑफ इम्यूनिटी में